प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। नाज़रीन, 3 अहदाफ लेकर नए वज़ीर आला सिंध कुर्सी वज़ारत आला पर बराजमान हो गए हैं और नई 3 तरजीहात जो उन्होंने बताई हैं वो हैं अवामी खदमत, अवामी खदमत और अवामी खदमत। सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या फ़ॉर्मूला होगा मुराद अली शाह के पास जिसके ज़रिए से वो ये अवामी खदमत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर सकेंगे। मुराद अली शाह अगर इख्तियारात रखेंगे जिस तरह से कायम अली शाह साहब के पास थे, अगर उसी अंदाज में इख्तियारात उनके पास होंगे तो फिर वो कैसे परफॉर्म करेंगे। कहा यह जाता है कि सिंध में इख्तियारात का मरकज़ व मंबा वज़ारत आला पर की कुर्सी पर बैठे हुए साहब नहीं होते, बल्कि पॉलिसीज़ दुबई में बनती हैं, हिदायत वहीं से आती हैं। तो अगर इस मरतबा भी हिदायत वहीं से आएंगी तो वो तमाम मसाइल जो सिंध में मौजूद हैं वो किस तरह से हल होंगे। आज ख़ुद बात कर रहे थे मुराद अली शाह तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, कराची शहर में सफाई सुथराई के मामलात के हवाले से। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम मसाइल हल करने के लिए वो फॉर्मूले मुराद अली शाह साहब के पास क्या होंगे जो कि कायम अली शाह साहब के पास नहीं थे। तो ये तमाम चीज़ें कैसे हल होंगी। कुछ सवालात आज जब वज़ीर आला का इंतखाब हुआ है तो अपोजिशन के हवाले से भी पैदा हुए हैं और अपोजिशन के हवाले से पैदा होने वाले वो तमाम सवाल आज हम अपने प्रोग्राम में रखेंगे। मेरे साथ जो मौजूद तारुफ में करवाता हूँ, आमिर ज़ियाद साहब तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, कराची में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर ज़ियाद साहब आपका। नुसरत सहर अब्बासी साहब तशरीफ़ रखती हैं, मुस्लिम लीग फंक्शनल के साथ आपका ताल्लुक़ है, आपका भी बहुत शुक्रिया। जमाल अहमद साहब MPA हैं, MQM के साथ आपका ताल्लुक़ है। जमाल अहमद साहब आपको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तीनों मेहमान हमारे कराची स्टूडियो में मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा अजीत धामरा साहब ज्वाइन करेंगे। पीपल्स पार्टी के हवाले से हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले ज़रा मैं जमाल अहमद साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आज MQM ने फ़ैसला ये क्यों किया कि उन्हें लाताल्लुक़ रहना चाहिए आज के इंतखाब से, और अगर आप एहतजाजन लाताल्लुक़ रहे हैं तो जमाल अहमद साहब आप एहतजाजन अपना उम्मीदवार भी तो खड़ा कर सकते थे, ये शायद ज़्यादा मुअस्सिर आवाज़ होती। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जमाल साहब। देखिए, सबसे पहले कि हम अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं या ना खड़ा करते हैं तो एक अलग मैटर है। बात यह है कि हमने ऐवान के अंदर बैठ के भी हमने माजी में भी कई वज़ीर आला को, साबिक को आसिफ अली जरदारी साहब को भी हमने सदर बनवाया, हमने पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब को चेयरमैन बनवाया, रहमान मलिक को सेनेटर बनवाया। हमने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों को आजमाया, मगर यह है कि जो बुनियादी मसाइल थे, बुनियादी इशूज़ थे कराची के अंदर, खासतौर पर सिविल सिंध के अंदर, वो मसाइल हल नहीं हुए। बार बार यकीन दहानी के बावजूद हुकूमत में भी जाते रहे, हुकूमत से बाहर भी निकलते रहे। इसको भी लोगों ने कहा कि मिली भगत है, सही है। ये तो आपकी दलील हो गई ना सर कि आपने उनके हक में वोट नहीं दिया, आपने उनको बिला मुकाबला मुंतखब नहीं करवाया। ये दलील तो आपकी इसलिए हो गई ना। लेकिन सवाल यह है कि अगर चलें आप उनकी हिमायत में वोट नहीं डालना चाहते थे तो आप अपना उम्मीदवार क्यों नहीं लेकर आए? देखिए, उम्मीदवार अगर हम अपना लेके आते हैं तो हमारे उम्मीदवार के पास इतनी सीटें नहीं थी। अब देखिए, खुर्रम शेख जमान ने 3 अफराद पे मसद के वो खड़े हुए और 3 मसद से जीतता नहीं था। बात ये थी हम बैठ के देखना चाह रहे थे। देखिए, उन्होंने पूरा किया। वो तो मेरा ख्याल है अब किसी चैनल पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे धांधली हो गई, यहाँ भी फौज को लाया जाए कि 3 वोट इनके बड़े, बाकी वोट कहाँ गए। तो हमेशा धांधली का रोना रहते। कहने का मकसद ये है कि मुराद अली शाह साहब को हमने जो है हिमायत अभी मकसद है कि उनकी तारीफ भी, उनको मुबारकबाद भी दिया और हम दुआ गो हैं कि मुराद अली शाह साहब जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं वो कहते हैं कि लोगों के बुनियादी मसाइल हल करेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। तो ये खिदमत 8 साल से क्यों नहीं हुई? आखिर जो है इनके पीछे जो कारफरमा है मुराद अली शाह के साथ, और जो डिक्टेशन ये लेंगे दुबई से या कहीं से भी लेंगे, तो इनकी पॉलिसी जब तक चेंज नहीं होगी सिंध में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। चेहरे की तब्दीली तो हो गई है मगर सिंध में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। दूसरी चीज़ है, जहाँ से ये मुंतखब हुए हैं 7 से मुराद अली साहब, वहाँ पे हालत ज़ार तो देखें, वहाँ स्कूल की हालत देखें, सेहत के हवाले से देखें, गटर, सेवरेज, पानी, गार्बेज। जिस आदमी की, जिस MPA की, उसके अपने इलाके में जिसकी हुकूमत है वहाँ भी सर्वाइवल नहीं कर पा रही। वहाँ की आबादी जिन्होंने वोट दिए वो यहाँ अंदरूनी सिंध में क्या करेंगे? इन्होंने पार्टीशन कर दिया है, कराची को अलग कर दिया है, सिंध को अलग कर दिया है। जब इख्तियारात की बात आती है तो कहते हैं सिर्फ कराची तक इख्तियारात, जहाँ इनके मामला
फंसते हैं, जहां असद खलल जैसे लोग गिरफ्तार रहते हैं वहां कहते हैं वहां नहीं जाएंगे। तो हुदूद बंदी मैं समझता हूं कानून के साथ नहीं होनी चाहिए, तमाम लोगों को इख्तियार होनी चाहिए जहां भी गोरा नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस के हवाले से तो वैसे कोई हुदूदबंदी नजर नहीं आती। जो बुरा हाल इंटीरियर सिंध में है वही बुरा हाल शहरों में भी दिखाई देता है। तो परफॉर्मेंस के हवाले से बड़े इंसाफ से काम लिया पीपल्स पार्टी ने। लेकिन ये सवाल चले, अभी पीपल्स पार्टी के रहनुमा कुछ देर में ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद में, तो उनसे उनके सामने रखते हैं। लेकिन मैं नुसरत साहब, पीपल्स पार्टी के खुर्शीद साहब ने जी बात मुकम्मल कर लें जमाल साहब। खुर्शीद साहब ने अभी जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बयान दिया कि कराची में जो भी हालात बेहतर हुए हैं वो पुलिस ने किया है। ये तो झूठ में मबनी है ना, रेंजर्स ने काम किया ना, जितनी बेहतरी है ये रेंजर्स ने की, और रेंजर्स चाहते कि और बेहतरी करें, अंदरूनी सिंध तक का दायरा इख्तियार बढ़ाया जाए। अच्छी बात है। अगर आप जमाल साहब पेंशन के रहनुमा होते हुए आप ये कह रहे हैं कि एतराफ़ कर रहे हैं कि जो बेहतरी आई वो सब रेंजर्स की वजह से आई, तो ये खुशाइंद है। नुसरत साहब, मुझे ये बताइए कि क्या वजह है कि अपोजिशन मुतहिद नहीं नजर आई? कुछ अर्सा पहले हम देख रहे थे कि 8 जमातें 10 जमातें मिलकर अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाज का को प्लान कर रही थी और पूरे सूबे में एक तहरीक लाने की बात कर रही थी, वो भी ना हो सका। और आज हम देख रहे हैं कि अपोजिशन इतनी डिवाइडेड है कि खुर्रम शेर जमान को सिर्फ 3 वोट मिले और आपने भी अपोजिशन का साथ नहीं दिया। थैंक यू सो मच असद। देखिए जी, ऑपोजिशन बाकी अपने हिसाब से कई मरहल में एक साथ नहीं रही। उसमें एमक्यूएम का अपना एक नज़रिया है, पीटीआई का अपना एक नज़रिया है। कई मौक़ों पे ख्यालात मिलते हैं, कई मौक़ों पे ख्यालात नहीं मिलते, इसलिए शायद उसका ये आपको इस वक्त नज़र आया। बाकी जो जमातों का आपस में इत्तेहाद, शायद आप जीडीए की बात कर रहे हैं या ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं, वो तमाम पार्टियां और वो लोग अभी तक आपस में मुत्तहद हैं, उससे इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, चलें, मैं नुसरत साहब मजीद सवाल आपके सामने रखूंगा। जरा आमिर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा। आमिर साहब, आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस हैं नए वज़ीर आला के लिए? और ये तमाम चीज़ें जो आज वो गिनवा रहे थे, क्या एक तरह से उन्होंने एतराफ़ नहीं किया कि उनकी जो पहले वज़ीर आला थे या हुकूमत जो पिछले 7 साल से काम कर रही है उसने परफॉर्म नहीं किया? असद साहब देखिए, चैलेंजेस का तो एक पूरा अंबार है। जिस तरह कराची में कूड़े का अंबार है, उसी तरह वज़ीर आला साहब के सामने, नए वज़ीर आला साहब मुराद अली शाह साहब के सामने चैलेंजेस का एक अंबार है। वो अंबार क्या है? मतलब है, एक तो सबको पता है, बिल्कुल जाहिर की बात है कि जी लॉ एंड ऑर्डर इनका सबसे बड़ा जो पहला चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, वो रेंजर्स के इख्तियारात पर होगा। बहस इस बात पर होगी कि कराची तक रेंजर्स के किरदार को आप महदूद रखें या उसका दायरे कार जो है अंदरून सिंध और सिंध के दीगर पूरे सिंध में उसका उनको इख्तियार मिलना चाहिए। तो ये पहला चैलेंज आएगा उनके लिए। दूसरा चैलेंज मैं समझता हूं वो है गवर्नेंस का। अच्छा, गवर्नेंस से ही जुड़ा हुआ मसला है असद। वो कहते हैं कि जी लोकल गवर्नमेंट्स, सबको पता है दुनिया में कि 3rd टियर ऑफ डेमोक्रेसी जब तक मजबूत नहीं होगी, दुनिया में ये रिवायत है कि बड़े बड़े शहर, लंदन हो, इस्तांबुल हो, न्यूयॉर्क हो, वहां पर मेयर को बाइख्तियार बनाया जाता है। अच्छा, कतई नजर इस बात से कि हमारे यहाँ वो क्या सियासत हो रही है और क्या इल्जामात हैं, पहले हम असूल पे फैसला करते हैं। तो असूल पे फैसला ये होता है कि जी 3rd टियर ऑफ डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसको मजबूत करना चाहिए। तो वो जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं नहीं समझता कि जो उनकी मरकजी क़यादत है वो इसमें कोई तब्दीली लाएगी, तो वो सूरत हाल वैसी की वैसे ही रहेगी। तीसरा मसला आता है इदारों को रिफॉर्म करने का, कि अगर पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि जी रेंजर्स का किरदार महदूद हो, तो उसके लिए उन्हें पुलिस को जो है रिफॉर्म करना पड़ेगा, पुलिस को डिपोलिटिसाइज करना पड़ेगा, उसको इख्तियारात देने होंगे, ऑटोनॉमी देनी होगी। तो ये उनके सामने के चैलेंजेस हैं। फिर पुअर गवर्नेंस, करप्शन मतलब है, आप ये बड़ी अच्छी बात है कि जी लोग जो हैं तनकीद कर रहे हैं कायम अली शाह साहब पर, वो 8 बरस तक यहाँ पर बुर्जुमान रहे, लेकिन मेरे ख्याल में वो शरीफ आदमी थे और उन्होंने बड़ी शराफत से इस चीज़ की इजाज़त दी कि जो कुछ उनके सूबे में हो रहा था वो मान लिया करते थे। जो फैसले वो मैं एक और प्रोग्राम में भी मैंने कहा कि मैं वो पसे आईना मेरा अक्सर सरे आईना कोई और है, अगर मैं सही पढ़ रहा हूं इस शेर को, तो सूरत हाल कुछ उनकी ऐसी थी बेचारों की। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत में, यानी कि जरदारी साहब के विजन में, उनकी जो बहन है फरियाल तालपुर साहिबा, उनके और बिलावल साहब, उनकी तरजीहात क्या हैं? क्योंकि असल बात ये कि जो उनका विजन होगा उसको ट्रांसलेट करेंगे। इसका मतलब तो ये है, जो बातें आप कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये है कि ये सिर्फ चेहरा तब्दील हुआ है, फिर तवक्को तो कम ही रखें हम आम लोग बेचारे जो फौरन तवक्कुआत बांध लेते हैं कि शायद अब कुछ हो जाए। तो अगर पॉलिसीज़ कहीं और बननी है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो फिर नए चेहरे से तवक्कुआत क्या हो सकती हैं?
ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये असल वही जो हम कहते थे ना कि भाई निजाम में तब्दीली आ रही है, चेहरे में आ रही है, बाज़ औक़ात चेहरे के साथ साथ निजाम में भी आती है, क्योंकि ही इज अ यंगर चीफ मिनिस्टर, ज्यादा फाल होंगे, हमें इनसे अच्छी उम्मीद करनी चाहिए, यानी कि इनिंग्स के आगाज पे हम इनको बिल्कुल कहें जी इनकी किस्मत इनकी यावरी करे, विश हिम गुड लक, लेकिन जो हकीकत है वो हमें बयान भी करनी चाहिए, उसका इदराक भी होना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली, देखें वही MPAs होंगे पीपल्स पार्टी के, उनका वही मिजाज होगा, उसी तरह की ओपोजिशन जो मेरे बाएं हाथ पर बैठी है उसी तरह की ओपोजिशन है, ठीक है ना, वही अफसरशाही होगी, तो क्या बदलेगा? तो वो मतलब है बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, क्या बदलेगा? क्योंकि अभी जब कचरा उठाने की बात हो रही थी और फिर डेडलाइन वज़ीर आला की तरफ से दी गई थी, तो वज़ीर आला ने फिर 3 दिन के बाद आकर कहा और जामशोर साहब के जनाब कचरा कैसे उठाएं, कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है कचरा उठाने का। तो सिस्टम सिर्फ कचरा उठाने का नहीं बल्कि तमाम इदारों में सिस्टम मौजूद नहीं है। तो जब सिस्टम मौजूद नहीं है तो 22 महीने में क्या कुछ होगा, ये कितना बड़ा चैलेंज है। एक मुख्तसर ब्रेक में ले रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमें ज्वाइन कर लेंगे, तब तक एक मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हम सवाल ये उठा रहे थे कि नए वज़ीर आला सिंध से तवक्कुआत क्या हैं, और इस सिलसिले में आमिर जाद साहब ने अपना तज्ज़िया पेश किया। मैं ज़रा नुसरत सहर अब्बासी साहबा की तरफ और जमाल अहमद साहब की तरफ चलता हूँ। नुसरत साहबा, पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या तवक्कुआत हैं आपको नए वज़ीर आला से, और ये वज़ीर आला उन्हीं पार्टी के वज़ीर आला हैं जिनकी पिछले 8 साल से यहाँ पर हुकूमत है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके लीडर्स जो हैं असल में पार्टी को चला रहे हैं, जो कि दुबई में बैठे हैं, पाकिस्तान में नहीं बैठे। तो अब कराची की हालत ये है कि यहाँ पर सिर्फ सैकड़ों लगाए जाने वाले कैमरों में से 17 कैमरे काम कर रहे हैं। इकबाल बराए तावान की वारदातें कम नहीं हुई, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कम नहीं हुई, कचरा उठाने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। 55% बच्चे अगर स्कूलों से बाहर हैं और जो स्कूलों के अंदर भी हैं उनके हालात भी ऐसे ही हैं। तो क्या तवक्कुआत हैं नए वज़ीर आला से फिर आपको? असद, आप अगर इस चीज़ को अगर से शुरू कर रहे हैं तो मैं इसको बिल्कुल अगर नहीं कहूँगी, यकीनन। आप कह रहे हैं ना अगर इनकी जो है वो क़यादत या रिमोट कंट्रोल दुबई से है, तो यकीनन है, इसमें दो राय तो है ही नहीं ना कि भाई जो कुछ फैसले हो रहे हैं वो दुबई से होते हैं। और फिर तब्दीली क्या आई है, बड़े साहब शाह साहब हट गए, छोटे शाह साहब आ गए। और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चीज लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही कि देखिए 8 सालों में यहाँ पर जिन लोगों की हुक्म चलते रहे, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में भी आपको पता था कि फोन आते थे कि अद्दी का फोन आया है, अद्दी का फोन आया है। अद्दी कौन है? ऊपर से फोन आया है, आसिफ जरदारी साहब का फोन आ गया है, इसलिए उनका हुक्म मानना है। तो यहाँ पर किसकी चलती रही? यहाँ आपको पता है 8 साल बड़े साईं साहब कायम अली शाह साहब ने हुकूमत की, CM साहब रहे। तो मुझे बताइए कि 8 साल उनकी कारकर्दगी इतनी खराब रही ना कि मतलब उन्होंने जो कुछ किया आपको बुरा अब एहसास हो रहा है कि 8 सालों में आपने हमें ऐसा CM दिया कि जिसने बैड गवर्नेंस दी, जिसने करप्शन दी, जिसने सिंध को तबाह किया, मगर सीएम का क्या हर जिला तबाह। आप तो कराची को हो रहे हैं, आप कराची की हुकूमत कोई और कर रहा है, बता रहे हैं ना। आप लाड़काना चले जाएं, आप खैरपुर चले जाएं, आप नवाबशाह चले जाएं, आप एक एक जिले में चले जाएं, आप उनके आंसू रोएंगे। आप कहेंगे यार ये 900 अरब कहां गए, ये 900 अरब जो डेवलपमेंट के थे वो कहां गए, कौन खा गया? तो देखिए ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इन लोगों से अगर आप बात करेंगे ना, अभी पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे आकर डिफेंड करेंगे वो आकर शुरू हो जाएंगे, PMLF ने क्या किया, फलाने क्या किया, उन्होंने क्या किया, पंजाब में ये हो रहा है, खैबर पख्तून। अरे भाई जहां जो कुछ हो रहा है, चले मैंने कुछ नहीं किया, मेरी पार्टी ने कुछ नहीं किया। आपको 8 साल जो दौरे हुकूमत मिला, बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत का वोट मिला, खुदारा उसका तो कुछ ख्याल कर लेते, आपने तबाही कर ली। अब हमें बेवकूफ बनाने के लिए एक नया CM ले आकर कहना, ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम लोग सब कुछ ठीक कर देंगे, इमरजेंसी लग जाएगी। ऐसी कौन सी छड़ी है मुराद अली शाह साहब के पास? निसार खोड़ों ने तालीम के हवाले से अगर कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई तो क्या कायम अली शाह साहब ने उनको रोका था कि भाई तुम काम नहीं करना? अब मुराद अली शाह साहब उनसे डंडा लेकर काम करेंगे? क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तब्दीली तो कुछ नहीं आने वाली। इसके पीछे जो महरकात हैं वो बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे। ये सिर्फ पहले पिछले 5 सालों में रोना रोते थे कि इतना गंद है मुशर्रफ के दौर का कि हमसे सफाया नहीं हो रहा। जब 5 सालों में आप कह रहे हैं कि पिछला सफाया नहीं हो रहा, तो मुराद अली शाह साहब 2 सालों में ऐसा क्या करेंगे जो तबाहियां फैली हुई हैं? यहाँ पर ये वो ब्यूरोक्रेसी है जनाब असद, ये वो ब्यूरोक्रेसी है
जो बाहर बैठकर, आधे से ज्यादा लोग बाहर बैठ के तनख्वाहें लेते हैं, 11 बजे आते हैं, कुछ देर बैठकर चले जाते हैं। अब मसला ये है नुसरत साहिबा, मसला ये है कि अब हमारे अवाम बेचारों के पास सिवाय इसके कि वो उम्मीद बांध लें एक दफा, फिर कोई हल नहीं है। अब आप तो आज पहले ही दिन उम्मीद भी बांधने नहीं दे रही लोगों की, आपको कह रही है कुछ भी नहीं होगा, नए वज़ीर आला भी कुछ नहीं करेंगे। किस चीज की उम्मीद है सर, मुझे इतना तो बता देना आप। एक चीज होती है कि हाँ एक नया बंदा आया है, आजमाया हुआ नहीं है, चलें इसको आजमा लेते हैं, लेकिन वो शख्स आजमाया हुआ है, सबको पता है। अगर मुराद अली शाह साहब सुबह 9 बजे अपने डिपार्टमेंट में पहुंचते होते, या इरिगेशन में उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का इनकलाब ले आए होते, फाइनेंस के हवाले से अगर उन्होंने जो रिलीजेस किए हैं, आप उठाएं ना, बुक्स उठाकर देखें, जिस जगह उन्होंने हजारों करोड़ों या जितने भी बिलियन उन्होंने रिलीज कर दिए, वो रिलीजेस उस जगह करनी नहीं थी। हुक्म आ गया दुबई से, इधर इतना रिलीज कर दो भाई। भाई वहां तो जरूरत नहीं थी, जहां रिलीज करना था पैसा आपने तो वहां रिलीज नहीं किया, और बेख्तियार रिलीजेस कर दी जहां से हुक्म आया। तो इस तरह थोड़ी होता है। अब वो सीएम बन जाएंगे, और सीएम बनने के बाद, और एक चीज याद रखिएगा, देखिए यहां पर जो चेयरमैन है बिलावल जरदारी, भुट्टो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि भुट्टो कहने वाले कहते रहे, लेकिन बिलावल जरदारी की खुद नहीं चलती। एक तरफ फुफी बैठी होती है, दूसरी तरफ वालिद साहब का हुक्म चलता है। जो चेयरमैन खुद मुख्तार नहीं है, उसका सीएम किस तरह खुद मुख्तार हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा होने क्या वाला है। सही है। बड़े इरादे तो दिखाए हैं मुराद अली शाह साहब ने, काम काम काम, कायदे आजम की का लेकर उन्होंने कोर्ट तो कर दिया। भाई इतना आसान नहीं है, इतना बिगड़ाव हो चुका है 8 सालों में कि आपको सिर्फ ख्वाबों में सोचने में ही टाइम लग ऐसे जाएगा। में ये सवाल बड़ा अहम है कि मुहर्रिकात क्या है, फिर तब्दीली लाने की जरूरत क्या थी, जो मैं आमिर ज़ा साहब से पूछूंगा। लेकिन इससे पहले जरा जमाल अहमद साहब मुझे ये बताइए, आज आपने मुबारकबाद भी दे दी, गुड लक विश भी कर दिया उनको, तवक्कुआत का इजहार भी कर दिया, लेकिन हकीकत में तवक्कुआत हैं एमक्यूएम को? क्योंकि अगर सिर्फ एक छोटे से मामले की बात की जाए, कचरा उठाने की, बाकी चीज़ें तो, बाकी गंद साफ करने की बातें तो बाद में है। आपने भी सिंबॉलिकली एक मुहिम चलाने की कोशिश की कचरा साफ करने के लिए। आलमगीर जो फिक्सेट के बानी हैं, उन्होंने भी कोशिश की। मैं आज ही कराची से वापस आया हूँ, मैंने खुद पोश एरियाज़ में कचरे के बड़े बड़े ढेर लगे देखे हैं, जो कि वज़ीर आला मुहिम चलाने के बावजूद नहीं कर सके। तो मैं जानना आपसे ये चाहता हूं कि जहां हर डिपार्टमेंट का ये हाल है, ये मिसाल सिर्फ हम कचरे की इसलिए दे रहे हैं कि ये निस्बतन आसान काम है, तो अगर वो नहीं हो सका तो मुझे ये बताइए हकीकतन कितनी तवक्कुआत है एमक्यूएम को? देखिए भाई, पहले भी हमारे पास इख्तियार ना होने के बावजूद भी, और बल्दियाती इलेक्शन को 7 माह गुजर गए, ये तो इनकी नाअहली है, ना काम कर रहे हैं ना करने दे रहे हैं। और जहां तक हमने अपने बुनियाद पे काम किया, सफाई शुरू की, कोई हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं थी, इन्होंने डिपार्टमेंट को मना कर दिया, जबकि हम शहर की सूरत हाल को बेहतर करने जा रहे थे। कोई एमक्यूएम अपनी 90 को नहीं साफ करने जा रही थी, पूरे शहर को साफ करने जा रही थी। मगर देखने में आया वजीर आला साहब ने 3 दिन में कहा कराची को साफ कर देंगे। हाँ ये सही है, साफ करने का 3 दिन में जहां जहां पैसे रुके हुए, जहां जहां मतलब फाइलें डिलीवर हो गई, जहां जहां फाइलें पर ओके का साइन हो गए, वहां से करप्शन डिलीवर कर लेंगे, ले लेंगे वहां से। कहने का मकसद है कि 900 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने इस धरती पे रखे। आप बताएं, पेपर पे तो हो सकता है वो पैसे लग गए, वो पैसे, मगर कहीं जमीन पे, कहीं सेहत पे, कहीं तालीम के ऊपर, कहीं भी पैसे नहीं लगे। यहां तक के इंसान जो रोजाना टारगेट किलिंग, रोजाना स्नेचिंग पे होता है, वो कैमरे इंसानों के लिए और कराची वालों के लिए लगाए गए थे, उस पर भी मजाक किया है। उस पर भी जो है 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वो सारा कैमरा वो सीधा कैमरा है। यहां तक के करप्शन के आप अंदाजा लगा लें, इन्होंने बुलेट प्रूफ जो गाड़ियां खरीदी हैं, बख्तरबंद गाड़ियां जो खड़ी हैं बुलेट प्रूफ, और जो मोबाइलें खरीदी हैं, खुदा के साथ उसके अंदर भी करप्शन है। मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब, आदि साहिबा, अगर वो समझते हैं कि इन्होंने गलत किया है, जितने वज़रा अभी गए हैं, इनसे तो हिसाब किताब पूछे ना कि इन्होंने क्या खोया, क्या पिया, क्या पाया और क्या काम किया, इन्होंने करप्शन कहां कहां की। तभी आवाम समझेगी कि वाकई तब्दीली है। अगर शक्ल की तब्दीली है तो कोई फायदा नहीं, नजरिए की तब्दीली करनी। चले सही है, हालात के सही है। आप जिन पर तनकीद आने वाले वक्तों में आज ख्याल ये था जमाल साहब, यहाँ से वॉश आउट हो जाएगी। आप जिन पर तनकीद कर रहे हैं उनका ख्याल आपके बारे में ये था कि आपने उनकी आज खामोश हिमायत की है, वो तो इस पर खुश थे। बहरहाल मैं अजीत धामरा साहब हमारे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मैं उनको जरा गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगा। मुझे धामरा साहब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी को जरूरत क्या पड़ी तब्दील करने की? इतना अच्छा चल रहा था, वज़ीर आला साहब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बड़ी बेहतरी आई है कराची के हालात में, सब ठीक चल रहा है, आज मुराद अली शाह कह भी रहे थे, क्यों तब्दील करना पड़ा? देखें जी, पहली बात तो आप ही तनकीद करते थे
कि तब्दीली आए, और तब्दीली आई है तो आपका ही सवाल है कि क्यों आई है। बाकी जहां तक मैं आपके प्रोग्राम में आपने हमारे कहने से थोड़ा तब्दील मुहर्रिकात तो कुछ और होंगे मुझे ना? अब सवालों के जवाब मुझे सवालों के जवाब अब देने दें, क्योंकि मैं पहले ही लेट हूं। जहां तक अभी मैं आपकी बात सुन सका था थोड़ी देर पहले, कि अभी तो जो मेरे भाई ने पहले तो पैनल का तारुफ नहीं हो सका कि बड़ी करप्शन हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। अरे भाई, पीपुल्स पार्टी ने जो तब्दीली लाई है, दरअसल आज की जो ये परेशानी है शायद इस वजह से है कि पीपुल्स पार्टी 2018 में बेहतर पोजीशन में जा रही है। इस तब्दीली से खाइफ हैं या जब तब्दीली नहीं थी उससे खाइफ हैं? पहले तो आप ये बताएं कि आपको कौन सी अच्छी चीज़ लग रही थी। और इससे पहले अभी शायद नुसरत सहर अब्बासी साहिबा बैठी हैं, वो कह रही थी कि मैं बिलावल को जरदारी कहूँगी, भुट्टो नहीं कहूँगी। तो आपके भुट्टो और जरदारी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंध के अवाम को बिलावल साहब से एक अकीदत है, मोहब्बत है। उनके बुजुर्गों ने जमहूरियत और इन इदारों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी हुई है, इसलिए आप इस पर्सनल डिबेट में ना पड़ें, तो वो बहुत बड़ी बात है। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई सिंध का आदमी वोट देते हुए अगर इश्यूज पे बात कर लें तो, क्योंकि आपने खुद कहा कि आप पहले लेट हैं, वक्त कम है, अगर हम सर इश्यूज पे बात कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा सवाल आपसे ये था ना की जाए तो बेहतर है जी। चलें, सही है, पर्सनल इश्यूज पे जहां तक आपकी बात है, जहां तक सवाल है कि करप्शन थी और ये तमाम मामला थे, कुछ भी कहूं, ये क्या बात हुई? सही है, ये कोई बात नहीं हुई, मेरी मर्जी है। मेरा भी राइट है तो मैं आपको कहूँ ना, मैंने आपको कौन सा मेरा भी राइट है कि मैं आपको कहूँ, मेरा सर्टिफिकेट ये मेरा भी राइट है। आप तो आज आप सही है भाई, चलें ठीक है, मैं किसी को क्या भी बोलूं, आप लोग अगर किसी की जात को उठाकर कुछ भी बना लें, आपकी एक मिनट जरा नुसरत साहब, एक मिनट, इस तरह बात समझ नहीं आएगी, बयान करेंगे, इस तरह बात समझ नहीं आएगी। जरा दामरा साहब को बहुत बोला, मुझे बोलने दें। जी पहली बात ये जो तनकीद कर रहे हैं, पहली बात ये जो तनकीद कर रहे हैं, पहली बात ये टीवी चैनल को अपना जाती वो चैनल नहीं समझे ना, ये इसी तरह लेट होते हैं। अच्छा चलें, मैं जरा चाहूंगा कि मौका दीजिए उनको ताकि हम डिबेट कर सकें। अच्छा ठीक है, मैं लेट आया दुरुस्त है, मगर आज आप कौन सी मसलियत पसंदी में मुब्तला थे कि आपने पीपुल्स पार्टी जो बहुत गंदी है उसका मुकाबला नहीं किया? आपने अपोजिशन की एक जमात को वोट क्यों नहीं दिया? कौन सी मसलियत पसंदी थी? आप इधर टॉक शो में आके तनकीद कर रहे हैं। आज आपको मौका था कि पीपुल्स पार्टी के अगेंस्ट अपना वोट देते। अच्छा, ये सवाल मैं कर चुका हूं वैसे, का जवाब दें दामरा साहब, ये सवाल मैं आप इस सवाल का जवाब दें कि आपको कौन सी मसलियत पसंदी थी, कौन सा खौफ था? आपने आज पीपुल्स पार्टी को क्लीन चिट दे दिया। जिस तरीके से आपने असेंबली चलाई है, डिक्टेटरशिप की तरह, इस असेंबली में कोई इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं है। मुकाबला क्यों नहीं करते? चले मैं एक जरा कोशिश करता हूँ ब्रेक के बाद में जरा अलग अलग सबसे सवाल करूँ, जवाब सामने आ सकें, कुछ बात समझ आ सके। एक मुख्तसर ब्रेक में ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और मैं आमिर ज़ाद साहब से भी पूछूंगा उनको क्या लगता है, मुहर्रिकात क्या है वज़ीर आला की तब्दीली के पीछे। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आला सिंध की तब्दीली के हवाले से हम आज प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उन सब का ताल्लुक सिंध से है और इसीलिए हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आमिर ज़ाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, मुझे बताइएगा कि अभी नुसरत साहबा कह रही थी मुहर्रिकात कुछ और हैं और कुछ दिन में ये सामने आ जाएंगे वज़ीर आला की तब्दीली के। अब क्या आपके ख्याल में क्या मुहर्रिकात हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला तब्दील करने की? देखिए, दो चार बहुत सामने की बातें हैं। एक तो 2013 के इंतखाबात के बाद से पीपल्स पार्टी में खुद एक इस चीज़ पर बात हो रही थी कि अब जो कायम अली शाह साहब हैं उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं जहां पर वो फाल किरदार उस तरह का अदा नहीं कर सकते, लेकिन जरदारी साहब ने उन्हीं पर मतलब है तकिया किया और उनको चलाते रहे। अच्छा, अब ये जो इस वक्त उन्होंने तब्दीली लेकर आए उसकी बड़ी वजह ये कि जो पीपल्स पार्टी पे दबाव बढ़ रहा है, तो एक तरह का उस दबाव को डिफ्लेक्ट करना है इन्होंने। और दबाव को किस तरह डिफ्लेक्ट करेंगे कि भाई जब आप चेहरा नया लेकर आ जाते हैं, लोगों की उम्मीदें बन जाती हैं, जब तक 4-6 महीने में चीज़ें एक्सपोज हों, आपके 6 महीने गुजर गए कम से कम ना, 8 महीने गुजर गए, तो ये दबाव को अलग करने का तरीका भी हुआ। तीसरी बात ये कि ये जो रेंजर्स वाला चीज़ है, तो एक मैं देख रहा हूँ दोनों कुव्वतें, सियासी कुव्वतें भी और एस्टेब्लिशमेंट भी जो है एक ब्रिंकमैनशिप का मुजाहरा कर रही है। तो उसमें जाहिर है कि इनको एक ऐसा मजबूत, ऐसा वोकल वज़ीर आला की ज़रूरत है और ऐसी टीम की ज़रूरत है कि जो इस चीज़ को अच्छी तरह से आर्टिकुलेट कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर मैं नहीं समझता कि जो असल जिस पे हम रोना रो रहे हैं कि जी सिंध में ये मसाइल का अंबार है, शहरी सिंध में ये मसाइल हैं और देही सिंध में ये मसाइल हैं, उनको हल करना जो है वो तरजीहात में से कायम अली शाह साहब की क्या कमजोरियां थी आपके ख्याल में?
कायम अली शाह साहब की क्या कमजोरियां थी? दोबारा दोहराइएगा। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि कायम अली साहब की कमजोरियां क्या थी? देखिए कमजोरियां, एक तो देखिए सब कहते हैं शरीफ इंसान है, ईमानदार इंसान है, लेकिन ऐसी शराफत और ईमानदारी का क्या कीजिए कि जब आपकी नाक के नीचे अगर बदउनवानी हो रही हो और पुअर गवर्नेंस हो रही है और आप कुछ ना कर सकें, आप यस मैन बन के रह जाएं, या आप जो है अपने अवाम का जो 1970 से पीपल्स पार्टी, ये जो सिंध के अवाम है पीपल्स पार्टी को दामे दरमे सुखने हिमायत कर रहे हैं, आंखें बंद करके वोट दे रहे हैं, तो उनके लिए आपने क्या किया? उनके दुखों को कम करने के लिए, उनकी तकालीफ को कम करने के लिए। तो अगर उसमें आपका जो नतीजा है अच्छा नहीं निकल रहा, तो फिर आपकी शराफत अपनी जगह, लेकिन फिर आपको कहा जाएगा कि आप 8 बरस रहे लेकिन एक बतौर नाकाम जो है वजीर आला रहे। अब ये मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के दोस्त इस चीज को माइंड करेंगे, लेकिन देखें असल जो होता है अवामी परसेप्शन की बात होती है, और अवामी परसेप्शन यही नहीं कि मैं इंटेंजिबल बात कर रहा हूं। आप कराची को छोड़िए जहां पर मसाइल का वो है, आप सिंध के किसी कस्बे में किसी शहर में चले जाए, वहां पे जिस तरह के मसाइल हैं, तो उसका हम मतलब है उसका यहां पर बैठ के एयर कंडीशन स्टूडियो में हम तस्करा भी नहीं कर सकते कि क्या वो किन उस हालात से गुजर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमारी उम्मीदें नेक होनी चाहिए। खुदा करे कि कोई तब्दीली लेकर आए, खुदा करे कि ये लोगों के मसलों को हल करें, और एक अवाम दोस्त हुकूमत कहने की हद तक नहीं, वाकई में अवाम दोस्त हुकूमत बनाकर दिखाएं, इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब धामरा साहब, अब पहले मैंने सवाल किया था लेकिन उसकी आपकी कोई बात समझ में नहीं आ सकी। मैं सवाल दोहराता हूं और ऐड करता हूं इसमें, जो आमिर जाद साहब कह रहे हैं कि आप जब नए वज़ीर आला को लेकर आते हैं और लोगों को ये मैसेज देते हैं कि हम असल में बहुत सारे मसाइल हैं और उन मसाइल को हल करने में बहुत संजीदा हैं और एक नया चेहरा लेकर आ रहे हैं, एक ज़्यादा एनर्जेटिक आदमी लेकर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये इस बात का एतराफ़ भी तो है ना कि हमारे पहले वज़ीर आला परफॉर्म नहीं कर सके, इसलिए हम नए लेकर आ गए हैं। मेरे ख्याल में हमें हर हाल में सिर्फ ये खुशी होनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी ये एक्सेप्ट करे कि हम नाकाम नाकाम नाकाम। मैं कह रहा हूं कि क्या इसमें ख़राबी है कि पीपल्स पार्टी ने तब्दीली लाई है और आगे बेहतर परफॉर्मेंस का एक अंदिया दिया है, और आज ही चीफ मिनिस्टर साहब ने ओथ लिया है। ओथ लेने वाले चीफ मिनिस्टर पर भी तनकीद, अदम एतमाद, और जो छोड़ के गए हैं उस पर भी अदम एतमाद और तनकीद। अब मेरी बहन इतनी ज्यादा तनकीद कर रही है, आपको याद होगा 2 दिन पहले आप हजरत कोई एक डिपार्टमेंट, मेरी बात कोई एक महकमा, कोई एक चीज आप सिंध हुकूमत की बता दें कि जो काबिल तकलीफ हो, जो बेमिसाल हो। सर कोई एक मिसाल दे दीजिए ना, ताकि हम मेरे भाई आप लोगों ने तनकीद की और तब्दीली आ गई, बयान कर रहे हैं, तब्दीली आ गई, तो इसमें क्या खराबी है? आप बेहतरी की उम्मीद क्यों नहीं रख रहे? नंबर 1। और दूसरी बात, जिस तरह मेरी बहन का जो मौक़िफ़ यहाँ आ रहा है, 2 दिन पहले आप इस बात के आगाह होंगे कि हजरत पीर साईं पागारा ने वेल विशेस किए हैं नए चीफ मिनिस्टर को, एक अच्छे जस्टिस उम्मीद के लिहाज से वेलकम कहते हैं हम उनको, कि एक नए आने वाले को आप खुशामदीद तो कहें ना। अब मेरी बहन की जो तनकीद हो रही है, अब मुझे पता नहीं वो पार्टी लाइन पे कितना अमल कर रही है, डिसिप्लिन की कितनी पाबंद है या नहीं है, मगर उन्होंने खुद कहा है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र, अच्छी उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। आप आने वाले को तनकीद कर रहे हैं और जाने वाले की भी नाकामी। अच्छा, इस बात का आप धामरा साहब क्या जवाब देंगे? कहा यह जाता है कि जो वज़ीर आला सिंध होते हैं, इख्तियारात का मंबा वो नहीं होते, पॉलिसीज वो नहीं बनाते, रेंजर्स को इख्तियारात देने हैं या नहीं देने इसका फैसला दुबई में होता है, मीटिंग्स वहां पर होती हैं। तो सर अगर ऐसा है कि सारी पॉलिसीज वहां पर बन रही हैं, दुबई से सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं, तो फिर वज़ीर आला कायम अली शाह हों या मुराद अली शाह हों, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और वो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत सारे इश्यूज़ पर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो होता है वो पार्टी का हेड नहीं होता है, तो पार्टी की आपस में सलाह मसलियत होती है और उसकी गाइडलाइन के बिहाफ पर जो है वो फैसले और पॉलिसियां मुरतब की जाती हैं, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर ऐसा होता, सर अगर ऐसा होता कि बिलावल भुट्टो फैसले कर रहे होते, तो ये फैसले फिर कराची में भी हो सकते थे, क्योंकि बिलावल भुट्टो तो पाकिस्तान आते रहते हैं। धामरा साहब, बिलावल भुट्टो तो पाकिस्तान आते रहते हैं, अगर ऐसा होता तो वो यहाँ पे मीटिंग कर सकते थे। दुबई को कोट कर, अब जाहिर है दुबई सारी कैबिनेट को इसलिए जाना पड़ता है कि दुबई को कोट करेंगे, पाकिस्तान नहीं आ सकते। अगर आप दुबई को कोट करके सिर्फ ये कहेंगे कि हमें तनकीद ही करनी है, तो मेरे ख्याल में आप बहुत तनकीद हो गई, और इस तनकीद के नतीजे में एक तब्दीली आई है आज सिंध में, और मेरे ख्याल में उस पर वेलकम कहना चाहिए। और उसके बाद भी अगर हालात रहते हैं तो बेशक आप तनकीद करें, और अपोजिशन का काम है तनकीद करना, मगर अपोजिशन का यह भी काम है कि आज जो तब्दीली आई उसमें अपना वोट देते, मुकाबला करते, सामने आते,
कोई डेमोक्रेटिक वे में आते। अभी टॉक शो में तनकीद करें और जहां आपके जरूरत है इम्तिहान का वहां पर आप जाएं। ठीक है, नहीं। अच्छा तो सही है। ये अब तो जरा अजीब मैं बात जमाल है। अहमद साहब और नुसरत साहबा के पास आता हूँ। नुसरत साहबा मुझे ये बताइए, आप नए वज़ीर आला हैं, चले लॉजिकल बात है कि आप उनको देख तो लें, वो क्या परफॉर्म करते हैं। आपके खुद पार्टी हेड जो हैं वो वेलकम कर रहे हैं, नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, आप देख तो लें, हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म करें। आप पहले ही से मायूसी का शिकार क्यों हैं? अच्छा साहब, पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, ये शायद मुझे कह रहे हैं, इनको खुद अपनी पार्टी के मामलात का पता ही नहीं है। आकर डिफेंड तो करने बैठ जाते हैं टीवी चैनल्स पर, लेकिन थोड़ी मालूमात भी रखा करें। देखिए, पीर साहब की और मुराद अली शाह साहब की जो मुलाकात थी वो सियासी नहीं थी, इनको पता ही नहीं है। वो लखियारी सैयद हैं, वो पीर साहब पागारों हैं, और हमेशा ऐसा होता है कि इनकी जो फैमिली में से कोई भी किसी भी ओहदे पर जाता है तो वो जाते हैं अपनी दस्ते शफकत के लिए, के तो लाजमी है पीर साहब के उनको बद्दुआएं देते, नेक ख्वाहिशात ही कहेंगे। और यकीन मानिए जब बेनजीर भुट्टो साहबा के बाद इनको ही उनकी शहादत का मैंडेट मिला था तो हमने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था, सबने इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। लेकिन इन लोगों ने उस ट्रैक को ही छोड़ दिया। इन लोगों ने इतने सालों के बाद हुकूमत मिली, इन्होंने कहा भाई खाओ कमाओ जितना हो सकता है समेट लो, और आपने देखा धड़ाधड़। अब इनसे पूछिए तो सही, इनके दो वुज़रा मुल्क से बाहर क्यों बैठे हुए हैं? वो टप्पी साहब चले गए, वो शर्जील साहब लोकल बॉडी के मिनिस्टर थे, और जितनी करप्शन लोकल गवर्नमेंट में हुई है मुझे बताइए, वो रिकॉर्ड में पढ़िए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। ये फरमाते हैं कि इन्होंने वोट का हक नहीं दिया। जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत? आपने कौन सी जमहूरियत को राग तो अलापते हैं बैठे हुए, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। यहाँ सबसे ज्यादा डिक्टेटर इन्होंने की है, लोगों पर कोड़े बरसाते हैं, लोगों पर लाठियां बरसाते हैं, यहाँ तक के कोड़े हमने बनाए, कोड़े हमने खाए हैं, तारीख को नहीं झुठलाएं नुसरत साहब, कोड़े हमने खाए, आपने नहीं खाए, जिन्होंने खाए, खुदा का खौफ करें, गलत बयानी से काम न लें। लीडरशिप के अंडर में काम कर डिक्टेटरों रहे के हैं, खिलाफ तो लड़ा जाता है, आप कहती हैं कि डिक्टेटर के खिलाफ आपने इलेक्शन नहीं पैसे खाते हैं। अगर हम डिक्टेटर हैं तो आज अपना कैंडिडेट लाते हैं, आज अपना कैंडिडेट क्यों नहीं लाई आप? आज अपना कैंडिडेट क्यों नहीं लाई? ये सवाल है, क्यों लाए? आज की बात है, आपकी जो जिस तरीके की जमहूरियत चल रही है इसमें हम अपना कैंडिडेट लाकर इसकी हम तौहीन नहीं करना चाहते। पसंदी का शिकार हैं आप। आपने जो आप सिर्फ टॉक शो में पॉइंट स्कोरिंग करने आते हैं, आपको सिंध का दर्द नहीं है, आप पॉइंट स्कोरिंग करने आई हैं। आज अगर मुकाबला करती तो आज नुसरत शहर अब्बासी चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट होती और इसको सर्व करते। आप इस अच्छा चले, आज आप कैंडिडेट होती। मुख्तसर ब्रेक मैं ले रहा हूँ जरा। ब्रेक के बाद मैं कोशिश करूंगा कि गुफ्तगू को हम समेटते हुए कुछ तमाम मेहमानों से हम ये सवाल ज़रूर करें कि पीपल्स पार्टी के पास प्लान क्या है मुस्बत तब्दीलियों के लिए, और बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो अपना अपोजिशन का ऐसा रोल कैसे अदा कर सकती हैं कि वो हुकूमत को मजबूर करें कि वो मुफाद आमा के लिए कुछ ना कुछ काम ज़रूर करें। और नए वज़ीर आला साहब 22 महीने के लिए अगर आए हैं तो 22 महीने में अपना नाम ज़रूर कम अज़ कम तारीख़ में मुस्बत तरीके से लिखवा कर चले जाएँ। एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जमाल अहमद साहब, मुझे सर ये बताइए कि एक जब हम हुकूमत पर तनकीद करते हैं कि उसने परफॉर्म नहीं किया तो ऑपोजिशन का भी उसमें एक रोल होता है कि ऑपोजिशन उनको परफॉर्म करवाने के लिए एक ख़ास किरदार अदा करे और उनको मजबूर करे कि वो मुफाद आमा के लिए काम करें, पॉलिसीज़ बनाएं। क्या आप ये तस्लीम करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक MQM बतौर ऑपोजिशन भी कसूरवार है कि वो हुकूमत को मजबूर नहीं कर सकी, माइल नहीं कर सकी और काम करवाने में अपना किरदार अदा नहीं कर सकी? बात यह है कि हम कितना मजबूर करेंगे, कानून का सहारा लेंगे, आइन का सहारा लेंगे, किताब का सहारा लेंगे, इतना कुछ कह रहे होते हैं, ये तो हंस रहे होते हैं। आज भी आपने देखा एक वजीर आला आए और एक वजीर आला गए, एक ने अपनी सीट उनको दिया, उसके बाद जाके सो गए। आज मीडिया ने दिखाया वो सुकून की नींद से सो गए। मेरा कहने का मतलब है जो वजीर आला 8 साल तक डिलीवर नहीं कर सका उसको वजीर आला क्यों रखा गया। और दूसरी चीज है, वजीर आला को ये नहीं पता कि डिस्ट्रिक्ट में गाड़ियां नहीं है, बॉबकिट नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, ट्राली नहीं है, वो 3 दिन की सफाई करने गया। मेरा सवाल ये भी है कि ये मुराद अली शाह साहब अच्छे आदमी होने आ रहे हैं, पढ़े लिखे, ये काम किस चीज से करेंगे? कागज पे करेंगे? मशीनरी आपके पास है नहीं। आपने पूरे कराची में पानी का सिस्टम तबाहाली का शिकार हो गया। SBC की बिल्डिंग
जगह जगह फ्लैट खड़े हुए 30-30 मंजिल। अरे भाई, जो जिंदा हाल है, जो जिंदगी गुजार रहे हैं, जो रह रहे हैं, उनको पानी और सर्विस की लाइन मुयसर नहीं है, और 28-28 मंजिला बिल्डिंग बना दी गई। सब करप्शन है। आप देख लें कराची की डकैती रोजाना की बुनियाद पर हो रही है। आप ये देख लें कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, मसद तालीम की कमी है, एजुकेशन में जो बाहर ममालिक से फंड आते हैं वो खा गए। मैं जो कहता हूं, मैं एतमाद करता हूं मुराद अली साहब अच्छा काम करेंगे। मैं अलादीन का चिराग 18 जो 5 साल का था, 18 महीने में वो अलादीन का चिराग गया, तेज काम करेगा। तो मैं कहता हूं अच्छा काम करेंगे। बेयकीन माने असेंबली में तारीफ करेगी, अल्ताफ हुसैन भाई भी तारीफ करेंगे, मुत्तहिदा कम्युनिटी के एक एमएनए एमपी सेनेटर तारीफ करेंगे। मेरा कहने का मकसद है कि अपोजिशन को साथ लेके चले। ये जो खाने पीने का सिलसिला, इसको बंद कर दे भाई। ये सारी जिंदगी नहीं रहेगा, अमाल जाएंगे। अगर मरने के बाद जाएगा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें, इसमें कफन मिल जाए और आराम से सुकून से जिंदगी गुजारे, 20 बच्चों को गालियां ना पड़े। मगर यहां तो देखा जा रहा है गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है कि 18 महीने को पूरी अपोजिशन को साथ लेके जाए। 48% लोगों ने आज वोट कास्ट नहीं किया, यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं अब क्या कहूं, मैं समझता हूं कि पीयूष पाटिल ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। ये सवालिया निशान तो आपने खुद लगाया ना, वोट कास्ट ना करके। भाई हमने नहीं दिया ना, इसलिए माजी में भी कुछ नहीं हुआ ना। अब हम देखते हैं कि काम करेंगे। हमने आज भी इनको सपोर्ट किया है कि अगर आप काम करेंगे, अच्छे काम आपके साथ है। अरे भाई, सारे एमपीए जो आए हैं, अवाम ने वोट देके भेजा ना, तो भाई हम भी तो अवाम को जवाब दे ना। आप हमें फंड नहीं दे रहे, आप एक ही ठेकेदार को एडीपी के स्कीमें देते हैं, पूरे कराची में एडीपी की। आपके टीवी चैनल से बात करता हूं कि आपकी एंकर जाके पूछे कहीं पे जाके मीडिया के रिपोर्टर कि पूरे कराची में एडीपी स्कीम चला कौन रहा है। ठीक है, चलें, सही है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं अब जरा धामना साहब मुझे ये बताइए कि आपके पास, आपके नए वज़ीर आला के पास जाहिर है कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। अब अगर सिस्टम मौजूद नहीं है, जाम शोरू साहब कहते हैं कि कचरा उठाने का कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है, जो कि खुद आपने बनाना था, तो मुराद अली शाह क्या कर लेंगे? अगर स्कूलों का सिस्टम मौजूद नहीं है सिंध में, इंटीरियर सिंध में, तो क्या कर लेंगे मुराद अली शाह? तो आपके पास पेपर पर भी कुछ करने के लिए है, कुछ पॉलिसीज भी बननी है सारा। जी देखें, एक बात सुने कि मेरे ख्याल में एक अजीब ये बहस शुरू हो गया है कि जो नए वज़ीर आला आए हैं, इतनी हम मायूसी की बातें करें कि शायद फिर आज इलेक्शन ही नहीं होता और हम चुप करके जाके घरों में बैठ जाएं। भाई परफॉर्मेंस जो है अवाम के पास जाना है, अवाम जो है वो बेहतर जो है वो जवाब देंगे। दूसरी बात, यहाँ पर शो ऐसे किया गया कि कराची में ये बिल्कुल तबाही हो गई और पीपल्स, भाई कराची के अंदर ज्यादातर हुकूमतों में लोकल बॉडीज की हुकूमत, सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमतों में एज अ पार्टनर कौन रहा है? कराची के इदारों में बोगस जो मुलाजिम, मगर आप ये तो मानेंगे ना कि जब लोकल अगर आप आज जब एमपी का मेयर वहां पर मौजूद था तो पिछले केस से ढेर मौजूद नहीं थे। कराची के अंदर जो इंक्रोचमेंट है पार्कों के ऊपर वो हटाई जा रही है, नालों के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है वो हटाई जा रही है। इसलिए आपको तो खुश होना चाहिए कि इंक्रोचमेंट हट रही है। उसके बाद जो है आगे काम चलेगा। ये कह देना कि कराची के अंदर तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो पीपुल्स पार्टी के ऊपर है, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। मुशर्रफ के दौर के अंदर कौन पावरफुल था, 87 के अंदर कौन मेयर था और मुशर्रफ के अंदर नाज़िम कौन रहा है। तो इसलिए ये सारी बातें जहां पीपुल्स पार्टी अकाउंटेबिलिटी का शिकार, जहां पर पीपुल्स पार्टी के सवाल होंगे वहां पर आपसे भी सवाल होंगे। और जहां तक ये बात है कि आज सिंध असेंबली में अगर आप साइलेंट पे रहे, ठीक है, आप वोट नहीं देते क्योंकि आप पीपुल्स पार्टी पे एतमाद नहीं करते, आप अपना कैंडिडेट खड़ा करते, उनको एतमाद किया पहले साहब आपका पूरा जोर इसी बात पे है। आप सारी गुफ्तगू घुमा के इसी पॉइंट पर ले आते हैं कि ऑपोजिशन बेहतर परफॉर्मेंस पीपुल्स पार्टी कर गई तो इनका क्या होगा, तो वो एक अलग बात है। हम तो दुआ को है मुराद अली शाह साहब अच्छे आदमी, अगर उनको काम करने दिया जाए तो काम करेंगे। है क्या बोलने के लिए बार बार घूम फिर के असेंबली उनसे पूछे ना जिन्होंने काम नहीं किया, उनका उनसे कौन पूछेगा उन वज़रा से कि जिन्होंने काम नहीं किया, पैसे जाए किए, कहाँ पैसे गए? उनसे तो बिलावल भुट्टो साहब पूछे ना उनसे। ये वज़ीर आला के चले मैं अब ये तब्दीली किस लिए आई है, तो ये इतनी बड़ी तब्दीली किस लिए आई है? आप कह रहे हैं कि उनसे पूछें कितनी बड़ी तब्दीली आई है। सवाल जो है वो सानी है। ठीक है, आजा चले मुझे अगर इन दो मुझे ये बताइए सर कि आपके ख्याल में क्या किरदार बनता है इस वक्त ऑपोजिशन का? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो ऑपोजिशन की जमातें हैं वो मिलकर जो सिंध के बड़े बड़े मसले हैं उसके लिए होमवर्क करें, पेपर पे पॉलिसीज बनाएं, चीजें लेकर आएं और हुकूमत के सामने रखें कि जनाब आप नहीं कर रहे, आपके पास अगर आपके पास पॉलिसीज नहीं है या प्लान नहीं है तो क्या ये हमारा आप प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप इस पे काम कर सकते नहीं? आमिर साहब क्या कर सकती है ऑपोजिशन?
नहीं, मैं कहता हूं कि अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जमहूरियत होती है उसमें ऐसे ही होता है। लेकिन देखिए, हम लोग शख्सियतों में उलझ जाते हैं और हम लोग जो हैं, मेरे ख्याल में जरा सा हम वो जो इल्ज़ाम तराशी की बात अलग करें, हम ये देखें कि गुज़िश्ता कुछ सालों में असेंबली ने क्या कवानीन पास किए। अच्छा, उसमें ये जो कूड़े की बार बार बात होती है, मैं उसको एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेता हूँ कि जनाब पहले ये काम जो इख्तियारात थे ये बल्दिया के पास हुआ करते थे। अब जो नेक्स्ट जो इन्होंने अमेंडमेंट्स किया उसके तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन्होंने एक मरकजी एक वो बना लिया है कि हम अपना बोर्ड बनाया, वज़ीर आला खुद उसको हेड करते हैं। वो काम नहीं कर रहा और वो और कूड़ा करकट उठाने की जिम्मेदारी आपने चीफ मिनिस्टर को दे दी। तो ये मेरे ख्याल में जैसे एक बात हुई, मैं कानून की बात कर रहा हूं। अच्छा, और क्या इन्होंने अमेंडमेंट्स किए कि कराची में कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर दिया और उसकी वजह से अब टाउन प्लानिंग में बल्दिया का या यहाँ के मकामी जो नुमाइंदे होंगे उनका कोई से ही नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह जो कराची का पुराना इलाका है वहां पर इन्होंने एक नया एक इदारा बनाया है डेंस पॉपुलेशन के नाम से कि वो उन इलाकों में माफ कीजिएगा हाई राइज बिल्डिंग बनाने की इजाजत दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं नुसरत साहबा अब तो ये सारे जो मसाइल हैं जी सही है। अच्छा नुसरत साहब, अब मैं आप जो सवाल अभी कर रहा था हमें जहाँ साहब से, क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप बैठे हैं अपनी पार्टी में, आपकी पार्टी में बड़े कॉम्पिटेंट लोग होंगे, आप बैठे हैं और एक प्लान बनाएं और लेकर आए, मेरे साथ आ जाएं, टीवी पे प्रोग्राम करते हैं कि कचरा उठाने का ये एक सिस्टम हो सकता है, या स्कूलों में 90% बच्चों को भेजने का ये एक तरीकाकार हो सकता है, जैसे इनके जो बड़े बड़े मसाइल हैं उस पर अगर आप होमवर्क करके आ जाएं तो शायद कुछ ऑपोजिशन हुकूमत के सामने हम कुछ चीज़ें ला सकें। देखिए जी असद, ये असेंबली इसीलिए होती है कि यहाँ पर इसी तरह की बातें हों, इसी तरह की तजावीज़ दी जाए और यकीन माने पिछले 5 सालों में हम इसी तरह की तजावीज़ देते रहे। आप अगर एक एक मेंबर की स्पीच उठाकर देख लेना तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इस एक एक मेंबर ने किस तरीका का प्लान लाकर हुकूमत के सामने रखा है और उस तरफ से सिर्फ हंसी और कह कहे और तंज के सिवा और कुछ भी नहीं आया। कैसे बातें करें, इन लोगों ने कभी इस चीज को नहीं सोचा। यहाँ पर धामरा साहब हाँ ऑपोजिशन को ऐसे करना चाहिए, इनके कहने से क्या होता है, यहाँ ऑपोजिशन ने अपना पूरा किरदार अदा किया है, वो एमकेएम हो या पीटीआई हो या पीएमएलएफ, हम लोगों ने। और भाई अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, आप अपने आप को इस चीज से निकालो। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके ऊपर तनकीद होती है तो अल्लाह का वास्ता बताने के लिए, आप ये नहीं बोलो आपकी गलती की कोई निशानदी करे तो आपको अल्लाह का वास्ता याद आ जाता है। किस चीज की गलती? आपकी गलतियों का अंबार है, आपने उनकी कभी निशानदेही की? वो कौन सा खुफिया मुआहिदा था जिसके बुनियाद पर आप आज इलेक्शन नहीं लड़े? लेकिन जब ये जो सोच है ना, जो लीडरशिप है ना, जब वो ही नहीं चाहती, भला मुझे ये बताइए आसिफ अली जरदारी साहब को क्या पाकिस्तान से और इस सूबे से मोहब्बत नहीं थी? अगर थी तो वापस प्रोग्राम 8 साल दिए। प्रोग्राम का वक्त मेरे पास खत्म हो गया नुसरत साहबा, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। धामरा साहब गुफ्तगू पर उनका प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक एक ही नुकता है कि ऑपोजिशन ने अपना कैंडिडेट खड़ा क्यों नहीं किया। खड़ा कर देते तो बेहतर था, लेकिन बुनियादी नुकता ये होना चाहिए कि अब नए वज़ीर आला परफॉर्म कैसे करेंगे, अवाम के दिल कैसे जीतेंगे, पूरे पाकिस्तान में लोगों को मुतासर कैसे करेंगे, इंप्रेस कैसे करेंगे कि हमने ये परफॉर्मेंस, ये जो तब्दीली लाए हैं ये बिला वजह नहीं थी, ये इस परफॉर्मेंस के लिए थी कि इसके लिए पीपल्स पार्टी के पास प्लान क्या है, देखना ये होगा। और मेरा ख्याल है गुफ्तगू भी इसी नुकते पर होनी चाहिए। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। आमिर जाद साहब आपका, नुसरत साहब वासी साहब आपका शुक्रिया, जमाल अहमद साहब आपका भी शुक्रिया और अजीत धामरा साहब प्रोग्राम में मौजूद थे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। ये आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।